वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम सोल्व कर रहे थे एग्रोनॉमी से कुछ ऑनलाइन क्वेश्चंस को, तो जिसका चैप्टर नंबर 2 आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज का पार्ट फर्स्ट को क्लियर नहीं किया है तो उसकी लिंक मैं आई बटन पे आपको दे दूंगा, तो वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस मजेदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास का बेल आइकन आएगा तो इसे जरूर ऑल पर दबा दे, जिससे जब भी हमारी कोई क्लास लगेगी तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और जिसमें आपसे पूछा गया है कि मृदा में सल्फर की क्रांतिक स्तर सीमा कितनी होती है। अब यहाँ पर याद रखिए, एक बार में आपसे पूछा है क्रांतिक स्तर सीमा। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्रांतिक स्तर सीमा होती क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि हर एक की याद रखिए एक लिमिट होती है। अगर मान लीजिए कोई पोषक तत्व है, कोई सल्फर है, जैसे कि मान लीजिए कोई प्राइमरी या फिर कोई न्यूट्रिएंट है, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, वो माइनर भी हो सकता है, मेजर भी होता है, लेकिन याद रखिए उसकी एक क्रिटिकल लेवल होती है। अगर उसकी सांद्रता उससे अधिक हो जाती है तो ये क्या करता है, याद रखिएगा पौधों को नष्ट कर देता है, पौधों को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए याद रखिएगा हर एक की एक लिमिट रखी गई है और उसी के संदर्भ में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सल्फर की जो क्रांतिक स्तर सीमा है ये कितनी मानी जाती है। तो ये मानी जाती है, याद रखिएगा 10 ppm। कितनी होती है, याद रखिए इसकी क्रांतिक स्तर सीमा ये होती है 10 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि याद रखिएगा एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिल चुका है कि किस खनिज तत्व में काली कपास मृदाएं धनी होती है। मतलब याद रखिए आपसे क्या पूछा गया है कि काली कपास मृदाओं में कौन सा खनिज तत्व सबसे ज्यादा पाया है। तो याद रखिएगा वो कौन सा पाया है, मोंट मोरिनोनाइट। याद रखिएगा एक दो बार आप रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा कि काली कपास मृदाओं में कौन सा खनिज तत्व सबसे ज्यादा पाया है। वो पाया है, याद रखिएगा मोंट मोरिनोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हिस्टेरेसिस कौन सी क्रिया है। याद रखिएगा एक ये प्रोसेस होती है हिस्टेरेसिस, ये किसकी प्रोसेस होती है, याद रखिएगा ड्राइंग और वेटिंग की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि खरपतवार जो डेकोरेशन एवं एस्थेटिक मूल्य के लिए देश में लाए गए थे। अब याद रखिए आपने ये तो पढ़ा होगा कि जलकुंभी और लेंटाना ये क्या होते हैं, याद रखिएगा वीड्स होते हैं, मतलब खरपतवार होते हैं। लेकिन याद रखिएगा इनको यहाँ पर लाया क्यों गया था, भारत में विदेशों से इसे लाया गया था, लेकिन क्यों, याद रखिए इनके कुछ स्पेशल फीचर्स के लिए यहाँ पर लाया गया था। लेकिन यहाँ पर आकर ये क्या हो गए, याद रखिएगा वीड में कन्वर्ट हो गए। याद रखिएगा इन्हें लाया तो इनकी सुंदरता के लिए था, जैसे कि मान लीजिए जलकुंभी और लेंटाना को डेकोरेशन और एस्थेटिक मूल्य के लिए लाया गया था, लेकिन इनकी जो विशेषता है ये बाद में पता चली और ये किस में कन्वर्ट हो गए, याद रखिएगा वीड्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो याद देखिए इनके सभी कुछ अलग अलग फीचर्स के लिए इनको लाया गया था, इसके कारण यहाँ पर लाए गए थे और फिर ये कुछ रीजंस की वजह से अत्यधिक मात्रा में ग्रो कर गए और वीड्स की श्रेणी में इनको रख दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जलमग्नता एवं सूखे के प्रति सेंसिटिव फसल कौन सी होती है। तो वो होती है, याद रखिएगा मक्का होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपसे पूछा गया है कि लग्जरी कंजप्शन का संबंध किससे होता है। तो ये होता है, याद रखिएगा पोटेशियम तत्व से। किससे होता है, याद रखिएगा पोटेशियम तत्व से। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो लग्जरी कंजप्शन है, अगर आपसे पूछता है कौन सी फसल है जिसमें लग्जरी कंजप्शन होता है, तो ये होता है, याद रखिएगा आलू फसल। याद रखिएगा अच्छा एग्जाम्पल है, ये भी एक आपको कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो लग्जरी कंजप्शन की क्रिया है ये किस फसल में देखी जाती है। याद रखिएगा ये देखी जाती है आलू में देखी जाती है और ये किसका संबंध होता है, याद रखिएगा पोटेशियम का संबंध होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जलमग्नता से अम्लीय व क्षारीय मृदाओं के पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है, जलमग्नता मतलब वाटर लॉगिंग जो कंडीशन होती है, इसका असर क्या पड़ता है अम्लीय और क्षारीय मृदाओं पर। तो ये क्या होता है, याद रखिए इनका जो पीएच मान होता है क्या हो जाता है, याद रखिए न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है, याद रखिएगा न्यूट्रल हो जाता है और उदासीन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि फास्फोरस उर्वरकों का सक्षम, याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि फास्फोरस उर्वरकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आप कोई फास्फोरस दे रहे हो, जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन दे रहे हो, पोटास दे रहे हो, कोई सा भी आप उर्वरक दे रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेशली पूछा गया है कि अगर आप मान लीजिए आप फास्फोरस उर्वरक कोई सा भी दे रहे हो,
और उसकी अधिक से अधिक दक्षता आप प्राप्त करना चाहते हो, मतलब जो आप दे रहे हो वो लगना चाहिए। अगर आप पौधे को दे रहे हो तो वो लगना चाहिए, लेकिन कितना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किस विधि के द्वारा लगता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको स्पेशली बता रखा है कि अगर आप फास्फोरस को बैंड प्लेसमेंट के द्वारा देते हो, बैंड प्लेसमेंट विधि के द्वारा देते हो, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधों तक अवेलेबल हो जाता है, पौधों को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी विधि से देना चाहिए, याद रखिएगा ज़्यादा दक्षता प्राप्त करने के लिए इसे देना चाहिए बैंड प्लेसमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि लीफ एरिया इंडेक्स की परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, या फिर लीफ एरिया इंडेक्स जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था याद रखिएगा वाटसन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है, और ये भी याद रखिएगा आपको पूछा जा सकता है कि चारे वाली फसलों का हार्वेस्ट इंडेक्स है ये कितना होता है, तो ये होता है 1। लेकिन याद रखिए ये क्वेश्चन आपसे बेसिकली नहीं पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछाता है कि जो हार्वेस्ट इंडेक्स है जो वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन क्या पूछाता है कि जो हार्वेस्ट इंडेक्स जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था याद रखिएगा डोनाल्ड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था, डोनाल्ड के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग में शामिल है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि याद रखिएगा जो वाटर हार्वेस्टिंग होती है इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। तो पहले आप देख लीजिए कि जल को इकट्ठा करके भंडारण करना तथा फसल उत्पादन के लिए पुनः उपयोग करना। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, रेन हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मान लीजिए कोई वर्षा का जल है इसे सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे, मतलब संग्रहित करेंगे, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग याद रखिएगा हमारी जो फसल ग्रो कर रही है उनको उत्पादन करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। दोबारा से देख लीजिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो मान लीजिए वर्षा का सीजन चल रहा है, ठीक है, बरसात का सीजन चल रहा है, तो उसमें तो क्या करते हैं हम जो वर्षा का जो जल है इसे हम एक जगह स्टोरेज कर लेते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। और इस संग्रहित जल का हम क्या करते हैं, याद रखिए जब हमारी फसलों को जरूरत होती है तो इस जल का हम इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो फसलों का उत्पादन ये अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इस संपूर्ण प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, याद रखिएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है, और ये आपको कल भी बताया था कि जिप्सम में गंधक की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखिएगा जिप्सम में अगर आपसे पूछता है गंधक मतलब सल्फर, जिप्सम में गंधक मतलब सल्फर, तो सल्फर कितना होता है, याद रखिएगा ये होता है 18.6। और अगर आपसे पूछता है कैल्शियम कितना होता है सल्फर में या सॉरी जिप्सम में, तो ये कितना होता है, याद रखिए ये होता है 29.2 होता है। दोबारा से देख लीजिए, याद रखिएगा दोनों ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं कि जिप्सम में गंधक की मात्रा कितनी होती है 18.6%। और अगर आपसे पूछा था कैल्शियम की मात्रा, तो कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है 29.2%, 29.2%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे उससे पहले याद रखिएगा यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला भी पूछा था है, तो इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला होता है जिसमें सल्फर की मात्रा 18.6% और जिसमें कैल्शियम की मात्रा 29.2% पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार की मृदा में अपक्षयन मतलब लीचिंग की जरूरत होती है। अब सबसे पहले याद रखिएगा लीचिंग होती क्या है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जो हमारी मृदा सरफेस है, मृदा की क्या है ऊपरी सतह है, इससे क्या होता है कि जो हम पोषक तत्व देते हैं ये क्या होता है, याद रखिएगा जल के साथ घुलकर। याद रखिएगा लीचिंग क्या बोला जाता है, जो पोषक तत्व होते हैं ये क्या होता है जल के साथ घुलकर क्या होता है नीचे की सतह की ओर चले जाते हैं। क्या होता है, ये नीचे की ओर सतह की ओर चले जाते हैं। और इस जो क्रिया होती है मतलब ये जो संपूर्ण प्रोसेस होती है जल का पोषक तत्वों के साथ घुलकर नीचे की ओर जाना, ये क्या कहलाता है लीचिंग कहलाता है। और ये जो सामान्यतः प्रोसेस होती है ये किस में होती है, याद रखिएगा ये होती है याद रखिएगा लवणीय मृदा में। सॉरी यहाँ पर आप पोषक तत्व की जगह लवण भी ले सकते हो। दोबारा से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि मान लीजिए आपकी जो मृदा सतह है, ठीक है, मृदा सतह है, यहाँ पर क्या है जल है और ये क्या कर रहा है, याद रखिए लवण है। ठीक है, जो लवण होते हैं वो भी पढ़े हैं। लवणों का एक मुख्य विशेषता होती है, ये क्या होते हैं, याद रखिए मृदा सतह पर ये जम जाते हैं। लवण क्या होते हैं, मृदा सतह पर क्या होते हैं जम जाते हैं।
ठीक है, इनकी पपड़ी सी बन जाती है मृदा की सतह पर। तो अब क्या होता है, ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए कोई वर्षा आती है या फिर आप जब पानी देते हो, सिंचाई करते हो, तो क्या होता है, ये जल क्या होता है, लवणों के साथ घुल मिल जाता है। क्या होता है, ये जो जल होता है ये लवणों के साथ घुल मिल जाता है, मतलब एक इनका सॉल्यूशन बन जाता है, एक आपको आप मान सकते हो इनके क्या होता है, एक घोल बन जाता है। अब याद रखिएगा, जल प्लस लवणों का मृदा की सतह से नीचे जाना क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। जल प्लस लवणों का मृदा की सतह से नीचे जाना क्या कहलाता है, लीचिंग कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पार्थेनियम किस फसल के रोग का अल्टरनेटिव होस्ट है। अल्टरनेट होस्ट मतलब होता है, याद रखिएगा, कि जो पार्थेनियम जो वीड होता है, ठीक है, पार्थेनियम किस फसल के रोग का अल्टरनेट होस्ट है। मतलब याद रखिएगा, जो मक्का मोजेक वायरस होता है, तो ये जो वायरस होता है ये कहाँ से ट्रांसमिट होता है, याद रखिएगा, पार्थेनियम से होता है। मतलब पार्थेनियम मतलब गाजर घास। गाजर घास का नाम क्या होता है, याद रखिएगा, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। याद होगा आपको कि गाजर का मतलब गाजर घास का नाम क्या होता है, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस होता है। और अल्टरनेटिव होस्ट का मतलब क्या होता है, आपको समझ आ गया। याद रखिएगा, जो मक्का का जो मोजेक वायरस होता है ये कहाँ पर रहता है, मतलब इसका जो निवास स्थान होता है ये कौन सा होता है, याद रखिएगा, ये होता है पार्थेनियम। ठीक है, होस्ट प्लांट का मतलब होता है जिस पर वो शरण लेता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि मक्का एवं मूंग फसल प्रणाली के लिए उपयुक्त खरपतवारनाशी कौन सा है। खरपतवारनाशी मतलब वीडीसाइड। अब याद रखिएगा, मक्का और अगर आपको मूंग में देना है कोई वीडीसाइड तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, तो याद रखिएगा वो हम इस्तेमाल करते हैं पेंडामेथिलीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है 2,4-D एस्टर खरपतवारनाशी का ड्रिफ्ट हैजार्ड किस फसल पर सर्वाधिक होता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, ड्रिफ्ट हैजार्ड का मतलब है सबसे ज्यादा जो हानि है या फिर जो लॉस है ये किस फसल को पहुंचाता है। तो याद रखिएगा, ये पहुंचाता है कपास को, क्योंकि याद रखिए एक पत्तीनुमा संरचना बन जाती है। अगर मान लीजिए कि अगर आप 2,4-D का अगर कपास फसल में आप प्रयोग करोगे तो इससे याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण हानि होती है। क्या होती है, याद रखिएगा, जो इसकी लीफ है याद रखिएगा ये होती है अंगुलीनुमा संरचना में बदल जाती है। क्या होती है, याद रखिएगा, अंगुलीनुमा संरचना में बदल जाती है। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी 2,4-D का जो प्रयोग है एक कपास फसल और एक याद रखिएगा गेहूं की जो अर्जुन वेराइटी है, गेहूं की जो अर्जुन वेराइटी है इसमें कभी भी नहीं किया जाता है। गेहूं की एक तो अर्जुन वेराइटी और एक कपास, इन दोनों में कभी भी याद रखिएगा 2,4-D का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप करोगे तो इससे आपका नुकसान ही होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2,4-D का प्रयोग किन किन में नहीं किया जाना चाहिए, एक गेहूं की अर्जुन वेराइटी में और एक कपास फसल में कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सूखा सहनशील को बढ़ाता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जो सूखा सहन करने की जो क्षमता है ये किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, याद रखिएगा ये बढ़ाई जाती है फास्फोरस के द्वारा। सूखा सहनशील की जो क्षमता है ये किसके द्वारा बढ़ाई जाती है, याद रखिएगा ये बढ़ाई जाती है फास्फोरस के द्वारा। इसके साथ साथ याद रखिएगा एनर्जी करेंसी के नाम से भी किसे जाना जाता है, एनर्जी करेंसी के नाम से भी याद रखिएगा फास्फोरस को ही जाना जाता है। दो क्वेश्चन अभी हमने क्लियर किए, एक सूखा सहनशीलता और एक होता है एनर्जी करेंसी। ये दोनों किससे संबंधित है, याद रखिएगा फास्फोरस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जल स्तर वाटर टेबल को मापा जाता है। अगर मान लीजिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है जल स्तर, या फिर आपसे पूछा जाता है कि कोई मान लीजिए जलाशय है, जैसे कि मान लीजिए कोई नदी तालाब है या फिर आप मान सकते हो कोई भी पानी भरा हुआ है, अगर इसकी आपको डेप्थ मापनी है मतलब गहराई, ठीक है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, इसकी गहराई को नापने के लिए याद रखिएगा हम इस्तेमाल करेंगे पीजोमीटर का। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है गहराई या फिर आपसे पूछता है जल स्तर तो आप किसका सहायता लोगे, याद रखिएगा किसकी उपयोग करोगे आप, पीजोमीटर का हम इस्तेमाल करेंगे। किसका प्रयोग करोगे आप, पीजोमीटर का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आएगा। इसमें आपसे पूछा गया है मेथी के लिए राइजोबियम की कौन सी स्पीसीज का हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर याद रखिए आपसे स्पेशली फसल के लिए पूछा गया है, किस फसल के लिए, मेथी फसल के लिए। तो मेथी फसल में याद रखिएगा किसका इस्तेमाल किया जाता है, ये किया जाता है राइजोबियम मेलिलोटाई का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, मेथी फसल के लिए ये किया जाता है, याद रखिएगा राइजोबियम मेलिलोटाई का प्रयोग किया जाता है।
अब अगर मान लीजिए आप राइजोबियम की स्पीसीज ही पढ़ रहे हो तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 पॉइंट और आप ऐड कर लीजिए। कौन कौन से याद रखिएगा, एक तो आपसे पूछाता है बरसीम के बारे में, ठीक है। तो बरसीम में याद रखिएगा राइजोबियम की ट्राइफोलाई स्पीसीज का हम इस्तेमाल करते हैं। ट्राइफोलाई, मेरे साथ बोलिए कि अगर आपसे पूछता है बरसीम के लिए तो आप क्या बोलोगे, राइजोबियम ट्राइफोलाई का हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे पूछाता है सेम, ठीक है, जो सेम फसल होती है इसके लिए, तो याद रखिए इसके लिए हम राइजोबियम फेसियोलाई का प्रयोग करते हैं। किसका हम इस्तेमाल करते हैं, सेम फसल के लिए राइजोबियम फेसियोलाई का हम प्रयोग करते हैं। दोबारा से देख लीजिए, बरसीम के लिए राइजोबियम ट्राइफोलाई, सेम के लिए राइजोबियम फेसियोलाई, सोयाबीन के लिए राइजोबियम जापोनिकम सोयाबीन के लिए। और अगर आपसे पूछता है याद रखिएगा रेंज का, तो रेंज का और मेथी के लिए याद रखिएगा दोनों के लिए एक का ही इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन सा होता है, याद रखिएगा राइजोबियम मेलिलोटाई। रेंज का और मेथी के लिए कौन सा लिया जाता है, याद रखिएगा राइजोबियम मेलिलोटाई। बरसीम के लिए राइजोबियम ट्राइफोलाई, सोयाबीन के लिए राइजोबियम जापोनिकम और सेम के लिए राइजोबियम फेसियोलाई। याद रखिए ये सारे पॉइंट है, सारे ही आपको एग्जाम में किसी न किसी क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। याद रखिए किसी न किसी एग्जाम में तो आपको पक्का 1 या 2 क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। इसलिए याद रखिए चारों पॉइंट को आप एक बार जरूर नोट कर ले। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप दोबारा से क्लास को रिपीट कर सकते हो, जिससे कि आपकी सारे डाउट है वीडियो के साथ ही कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की हमारी जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें हम बात करेंगे कि दलहन फसलों के लिए जो बीज का ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब सीड का जो ट्रीटमेंट किया जाता है, इसका अनुक्रम क्या होता है। अनुक्रम का मतलब है सबसे पहले आप क्या करते हो, उसके बाद में आप क्या करते हो और उसके बाद में हम क्या करते हैं। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको कोई बोल देता है कि अगर आपको बीज का उपचार करना है, अगर मान ले आपको कोई बोल देता है कि आपको बीज का उपचार करना है और आपको 3 प्रकार की दवाई दे देता है, एक दे देता है आपको फंजीसाइड, एक आपको दे देता है राइजोबियम की, एक आपको दे देता है इंसेक्टिसाइड की, आप इनका कैसे इस्तेमाल करोगे। मतलब आप सबसे पहले किसका इस्तेमाल करोगे, क्या आप राइजोबियम का इस्तेमाल करोगे, क्या आप इंसेक्टिसाइड का सबसे पहले इस्तेमाल करोगे, या फिर आप फंजीसाइड का सबसे पहले इस्तेमाल करोगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अब यहाँ पर बस आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, याद रखिएगा जितने भी जो कवकनाशी है, जो भी आपको मान लीजिए दे रखे हैं एग्जाम्पल में, तो उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कि मान लीजिए आप बाविस्टान को ले सकते हो, ठीक है, बाविस्टान को हम ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, याद रखिएगा इंसेक्टिसाइड का हम इस्तेमाल करेंगे। किसका, कीटनाशी का हम प्रयोग करेंगे। कीटनाशी के तौर पर आप कोई सा भी ले सकते हो, जैसे कि एंडोसल्फान हमने ले लिया, ठीक है। एंडोसल्फान वैसे याद रखिएगा बैन हो चुका है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था है कि ऐसा कौन सा इंसेक्टिसाइड है जो कि हाल ही में बैन किया गया है, मतलब उसे बिल्कुल प्रयोग नहीं किया ऐसा है, ठीक है, उस पर बैन लगा दिया गया है, तो कौन सा होता है, एंडोसल्फान। और इस पर बैन कब लगाया गया है, 2013 में इस पर बैन लगा दिया गया है, ठीक है। याद रखिए ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल चुका है। अब आते हैं हमारा जो थर्ड स्टेप है, ये हम क्या करेंगे, तो याद रखिएगा सबसे पहले हम फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड का, और उसके बाद में मतलब सबसे बाद में हम राइजोबियम का प्रयोग करेंगे। अब राइजोबियम से संबंधित एक पॉइंट आप जरूर नोट कर ले कि एक जो राइजोबियम का जो पैकेट होता है, याद रखिएगा इससे क्या किया जाता है, 10 किलोग्राम बीज का ट्रीटमेंट किया जाता है। कितने किलोग्राम, याद रखिएगा बीज को उपचार किया जाता है, 10 किलोग्राम बीज का उपचार किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर याद रखिएगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उन सारों को मैंने यहाँ पर आपको कवर करवा दे हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। आपको व्हाट्सएप ग्रुप अलग से यहाँ पर बना रखे हैं, तो उनमें से आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ याद रखिएगा यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कुछ टाइम में एग्जाम्स होने वाली है, तो याद रखिएगा चाहे आपकी कोई सी भी एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपकी AA की हो या फिर कोई सी भी एग्जाम हो, आप सभी को याद रखिएगा एक आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है हमारे चैनल पर, एग्रीकल्चर स्पेशल क्लासेस। तो जब भी आपको टाइम मिले, फ्री टाइम जब भी रहे, तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर ले। इसमें लगभग 15 से 20 वीडियो है, 15 से 20 क्लास है, जिनको आपको एक बार ज़रूर क्लियर कर लेना है। एग्जाम जाने से पहले याद रखिएगा 2 बार आपकी रिपीट हो जानी चाहिए। एक आप अभी कर सकते हो, एक आप जब एग्जाम देने जाओ उस टाइम आप कर सकते हो। इसलिए याद रखिएगा जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है
जिनकी एग्जाम कुछ टाइम में आने वाले हैं, चाहे वो 7 दिन में हो, 8 दिन में हो, 10 दिन में हो, कितने ही दिन में हो, आप एक बार ज़रूर वॉच कर लें एग्रीकल्चर स्पेशल क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसको। ठीक है, तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।